जय हिंद साथियों। वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। और साथियों, आज हम लोग एक बार पुनः जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आईटीआई निदेशक की भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड कराया गया है, तो उस परीक्षा से संबंधित जो अ, कारखाना अधिनियम से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसका एक सीरीज हम लोग का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें 20 क्वेश्चन थे और आज भी जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसमें भी 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये दूसरा भाग है, इसमें भी 20 क्वेश्चन है। चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल वीआईपी टेक्नो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है साथियों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक नंबर का हम आज आप लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर पे जो क्वेश्चन है, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की कौन सी धारा मुआवजे से संबंधित है? तो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की कौन सी धारा मुआवजे से संबंधित है? मुआवजे से संबंधित कौन सी धारा है? तो मुआवजे से संबंधित जो धारा है वो है धारा 9। ठीक है साथियों, धारा 9 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो दूसरे नंबर पे है कि कारखाना अधिनियम की किस धारा में अधिष्ठाता के साधन अधिष्ठाता के साधारण अधिष्ठाता के साधारण कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? ठीक है, कारखाना अधिनियम की किस धारा में अधिष्ठाता के साधारण कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है? तो धारा है आपका 7 को। ठीक है, धारा 7 को में अधिष्ठाता के साधारण कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के धारा 8 के अंतर्गत निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 8 के अंतर्गत जो निरीक्षक की नियुक्ति करता है वो है राज्य सरकार करता है। ठीक है, राज्य सरकार निरीक्षक की नियुक्ति करता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर पे क्वेश्चन है कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की किस तारीख से प्रभावी है? जो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 है वो किस तारीख से प्रभावी है? तो देखिए 1923 इसका नाम है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923। तो बहुत लोग ये सोचेंगे कि 1923 में ही प्रभावी हो गया है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रस्तावित हुआ था 1923 में, लेकिन ये लागू हुआ था कब? 1 जुलाई 1924 को। ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 1924 को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1 जुलाई 1924 को लागू हुआ था। ठीक है, प्रभावी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर, कारखाना अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कारखाना अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल धाराएं हैं 120 धारा हैं। अध्याय 11 है, ये भी जान जाइए। 120 धारा और 11 अध्याय है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, कारखाना अधिनियम में 120 धारा है और 11 अध्याय है। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर पे कारखाना अधिनियम में कर्मचारियों के कल्याण संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है? ठीक है, कारखाना अधिनियम की किस धारा में कर्मचारियों के कल्याण संबंधी प्रावधान है? ठीक है, तो वह है धारा 42 से 50 के बीच। धारा 42 से 50 के बीच कर्मचारियों के कल्याण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, धारा 42 से 50 के बीच। चलिए 7 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत 100 से अधिक श्रमिकों के कार्यरत होने पर वेतन भुगतान की अवधि किस तारीख तक तय की गई है? ठीक है, अगर किसी कारखाने में 100 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो जो वेतन भुगतान की अवधि है यानी कि तारीख है वो कौन सी तारीख तय की गई? किस तारीख को वेतन भुगतान कर दिया जाएगा? तो 10 तारीख तक वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है, 100 से अधिक है तो सॉरी 100 बार बार हम लोग कह रहे हैं, 1000 से अधिक श्रमिक है तो ठीक है, मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत अगर 1000 से अधिक किसी श्रमिक किसी कारखाने में कार्य करते हैं तो वहाँ पे जो पेमेंट का भुगतान होता है वो 10 तारीख तक कर दिया जाता है। ठीक है, अगर 1000 से कम कर्मचारी हैं तो 7 तारीख तक, याद रखिएगा, 7 तारीख तक भुगतान किया जाता है। ठीक है, अगर 1000 से कम कर्मचारी हैं तो 7 तारीख तक ही भुगतान कर दिया जाता है, और 1000 से अधिक कर्मचारी हैं या 1000 कर्मचारी हैं तो 10 तारीख को थोड़ा लेट यानी 10 तारीख तक भुगतान किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, यदि श्रमिक स्थायी रूप से अपंग हो जाता है तो क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की राशि कितनी देय होगी। ठीक है, यदि श्रमिक अस्थायी रूप से अपंग हो जाता है, अस्थायी रूप से अपंग हो जाता है तो क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की राशि कितनी देय होगी। तो जो भुगतान की राशि देय होगी वो होगी 5.48 लाख। ठीक है, 5.48 लाख यानी 5,48,000 रुपया अस्थायी रूप से अपंग होने की स्थिति में कर्मचारी को भुगतान किया जाएगा। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में किन किन वर्षों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। ठीक है, तो मजदूरी भुगतान अधिनियम जो है 1936 उसमें कई बार संशोधन किया गया, तो वही पूछ रहा है कि किस किस वर्ष में संशोधन किया गया है। तो देखिए वर्ष 1952 में, 62 में, 1962 में, 1964 में, 1967 में और 1976 में। ठीक है, 5 बार संशोधन किया गया है, तो इसको याद रख लेना। बाकी में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है विकल्प देके कि मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में किस वर्ष संशोधन नहीं किया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें से 3 दे देगा, एक कोई और दे देगा, तो आपको ये पाँचों अगर याद रहेगा कि किस किस वर्ष संशोधन किया गया, तभी आप पकड़ पाएंगे किस वर्ष संशोधन नहीं किया गया। ठीक है, तो 1952, 1962, 64, 67 और 76 में संशोधन, महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। ठीक है, 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, और 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत यदि मालिक पहली बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कितना दंड का प्रावधान है। ठीक है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत यदि मालिक पहली बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कितना दंड दिया जाएगा। तो 3 माह की सजा या 2,000 रुपया जुर्माना, या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, 3 माह की सजा या 2,000 का जुर्माना। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि किस अवधि के लिए महिला श्रमिकों को रोजगार निषिद्ध है। यानी कि किस समय के बीच महिला श्रमिक कार्य नहीं कर सकती हैं। तो वो समय है सायं 7 बजे से सुबह 6 बजे तक। ठीक है, सायं 7 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच में महिला श्रमिक कार्य नहीं, यानी कि रात के समय महिला श्रमिक काम नहीं कर सकती है। और टाइमिंग क्या है, सायं 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला श्रमिक किसी कारखाने में कार्य नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन देखिए एक नियम में इसमें संशोधन भी किया गया है। संशोधन में ये किया गया है कि यदि कंपनी महिला श्रमिक के निवास स्थान तक आने जाने के लिए अगर वाहन की व्यवस्था करती है, ठीक है, वाहन की व्यवस्था करती है, तो एक ग्रुप में महिलाएं, यानी कि 10 अगर महिलाएं हैं तो वो काम कर सकती हैं, सायं 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच भी कार्य कर सकती हैं। ठीक है, ये नियम में संशोधन किया गया। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि किस अवधि के लिए महिला श्रमिकों को रोजगार निषिद्ध है, तो सायं 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रोजगार निषिद्ध है, वो काम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना 12 नंबर पर, कारखाना अधिनियम में स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान किस धारा में उपबंधित हैं। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान। ठीक है, कारखाना अधिनियम में स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान किस धारा में उपबंधित हैं, तो है धारा 11 से 20। ठीक है साथियों, देखिए स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान 11 से 20 में है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन ऊपर आया था कल्याण संबंधी उपबंध, कल्याण संबंधी उपबंध, तो धारा 42 से 50 में है। ठीक है, कल्याण संबंधी उपबंध धारा 42 से 50 में है, और स्वास्थ्य संबंधी उपबंध आपका धारा 11 से 20 में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कब अधिनियमित हुआ। कब अधिनियमित हुआ, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कब अधिनियमित हुआ, तो अधिनियम हुआ है वो 19 अप्रैल 1948 में। ठीक है, 19 अप्रैल 1948 में। देखिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 तो इसका नाम ही है। अब ये कब अधिनियमित हुआ है, तो 19 अप्रैल 1948 में। ठीक है, अब 14 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम कब बनाया गया। तो कारखाना अधिनियम कब बनाया गया, तो वर्ष 1948 में बनाया गया था। ठीक है,
देखिए बनाया गया और लागू हुआ दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो कब बनाया गया अगर पूछेगा तो वर्ष 1948। चलिए 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत एक सामान्य कार्य दिवस का अर्थ है। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत एक सामान्य कार्य दिवस का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो वो सामान्य कार्य दिवस का अर्थ होता है 9 घंटे वयस्क के संबंध में। ठीक है, 9 घंटे वयस्क के संबंध में और 4.5 घंटे बाल श्रमिक के संबंध में। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत एक सामान्य कार्य दिवस का अर्थ होता है कि 9 घंटे, एक दिन में 9 घंटे अगर आप वयस्क है। ठीक है, अगर बालक हैं तो 4.5 घंटे। ठीक है, बाल श्रमिक के संबंध में। चलिए 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कर्मचारियों का योगदान उनकी मजदूरी का कितना प्रतिशत होता है। देखिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में, ठीक है, अधिनियम में होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में कर्मचारियों का योगदान उनकी मजदूरी का कितना प्रतिशत होना चाहिए। ठीक है, तो उनकी मजदूरी का 1.75% होना चाहिए। ठीक है, 1.75% होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर पे कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता का योगदान। देखिए अभी तो कर्मचारियों का योगदान हम लोग पढ़े हैं, 1.75 होना चाहिए। और नियोक्ता का योगदान कितना होना चाहिए, तो कर्मचारी का कुल देय मजदूरी का कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो 4.75। ठीक है, यानी कि कर्मचारी को जितना वेतन नियोक्ता दे रहा है उसका 4.75% वो कहाँ पे जमा करेगा, तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में। ठीक है, तो दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिएगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में कर्मचारियों का योगदान जो होगा वो उनकी मजदूरी का 1.75 होगा। और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता का योगदान होगा कर्मचारी के कुल देय मजदूरी का 4.75 होगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। पितृत्व अवकाश कितने दिनों का होता है। देखिए मातृत्व अवकाश तो 6 महीने का होता है। ठीक है, लेकिन पितृत्व अवकाश कितने दिनों का होता है ये भी जानना जरूरी है। तो 15 दिनों का पितृत्व अवकाश होता है। और आप अपने पूरे जीवन मतलब कंपनी लाइफ में, ठीक है, जब कर्मचारी के रूप में आप कार्य कर रहे हैं तो 2 बार पितृत्व अवकाश आप ले सकते हैं। ठीक है, 2 बार ले सकते हैं। कितनी बार, 2 बार। ठीक है, 2 बार ले सकते हैं। और कितने दिनों का होता है पितृत्व अवकाश, तो 15 दिनों का होता है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक विवाद अधिनियम कब अस्तित्व में आया। औद्योगिक विकास कल कारखानों में जो कर्मचारियों के बीच विवाद अगर होता है, ठीक है, या कर्मचारी नियोक्ता के बीच विवाद होता है तो उसको निपटाने के लिए, उस विवाद को सुलझाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया है जिसे कहते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम। वो कब अस्तित्व में आया, तो अप्रैल 1947 में वो अस्तित्व में आया है। याद रखिएगा, अप्रैल 1947 में। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन कि औद्योगिक नियोजन यानी कि अस्थायी आदेश अधिनियम कब पारित हुआ। देखिए किसी काम कंपनी आप कार्य करते हैं तो पहले ही अस्थायी आप नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नियम बनाए कि आप कितने दिन कार्य करेंगे, आपका कार्य व्यवहार कैसा होगा, कार्य की दक्षता कैसी होगी। तो उसके लिए एक औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम बना है। ठीक है, तो वो कब पारित हुआ, यही क्वेश्चन है। औद्योगिक नियोजन यानी कि अस्थायी आदेश अधिनियम कब पारित हुआ, तो पारित हुआ आपका वर्ष 1946 में। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश 1946। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया था, लेकिन बाद में चूंकि क्वेश्चन भी यही था कि किस वर्ष पारित हुआ था तो इसीलिए वहाँ पे काट दिया गया है। तो वर्ष 1946 में। ठीक है साथियों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइएगा। और एक और चीज़ है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।